हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 फुली कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 बायो का लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइफ प्रोसेस का मतलब पता होना चाहिए। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो सारे प्रोसेस जिनके द्वारा हम जीवित रहते हैं, ठीक है, उसे लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस के द्वारा जो है हम ज़िंदा रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि आप कैसे डिफरेंस बताओगे कि अगर कोई चीज़ अलाइव है या नहीं। अब देखो, जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, वो ब्रीथ करेंगे, वो मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, कि उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो अलाइव है। बट प्लांट्स का क्या, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। ठीक है, अब हम ऐसे कुछ कहेंगे कि वो ग्रीन है, ठीक है, बट इनके अलावा भी वो ग्रो करते हैं। इस बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि वो अलाइव है। पर मूवमेंट आइदर ग्रोथ ऑफ रिलेटेड एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। ठीक है, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ही हम नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ अलाइव है या नहीं। मूवमेंट जो है वो इनविजिबल हो सकती है मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल, द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। पर अगर हमें किसी प्रोफेशनल से पूछे तो इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है, बट फिर भी उनके बीच में ये बातचीत चलती रहती है कि वो अलाइव है या नहीं। अब वाई इज़ मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, ये टिश्यूज़ जो है वो सेल से बनते हैं। सेल जो है उनमें स्मॉलर कंपोनेंट है एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन होता रहता है टाइम के साथ। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अब जब ये ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। So living creature must be repairing and maintaining their structures. Since all structure are made up of molecules, they must move molecule around all the time. ठीक है, अब देखो सारे स्ट्रक्चर किससे मिलकर बने, मॉलिक्यूल से। अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं इनके आसपास टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस, जो हमारा मेन टॉपिक हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस मेन आती हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस करना है। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो फंक्शन है मेंटेनेंस के, ठीक है, जिसके द्वारा ह्यूमन की बॉडी मेंटेन रहती है, वो चलते रहते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर सिटिंग और क्लास और जस्ट स्लीप, अगर हम सोए भी हैं या फिर हम जाग रहे हैं, बट जो हमारे प्रोसेस है लाइफ के वो चलते रहते हैं। सिंस दीज मूवमेंट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी जो है रिक्वायर की जाती है। अब एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड से। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होगा जिसे हम कहते हैं वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। अब जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है आता है, जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से हमें मिलती है एनर्जी, ताकि हम बॉडी के जो बाकी काम है वो कर सकें। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज, अब कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उनके न्यूट्रिशनल प्रोसेस कैसे होंगे। ठीक है, जो आउटसाइड सोर्स है एनर्जी के वो वेरी करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल में नहीं होता ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, तो जो ब्रेक डाउन होता है बॉडी में वो डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा होता है। ठीक है, फॉर दिस सीरीज़ जो है केमिकल रिएक्शन की बॉडी के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी, वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब बहुत से ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करते हैं बॉडी के आउटसाइड से।
जो प्रोसेस है एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर सेल्यूलर नीड्स। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन को एक्वायर करना बॉडी के आउटसाइड से और ब्रेकडाउन करना फूड सोर्सेस को। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए कोई भी स्पेसिफिक देखो ऑर्गन नहीं होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। सो इनकी इंटायर सरफेस ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते इन्वायरमेंट के, जो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो मीट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं अब उनके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है, और जो आउटर सेल्स है कुछ एक, वही आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं। सो इसलिए वही जो है वो ऑक्सीजन को ले सकते हैं। तो बाकी इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो इतने एबल नहीं है कि वो ऑक्सीजन को अपने आप से ले सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा आपका कि वी हैव सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हम खाना खाते हैं वो तो हमारा डाइजेस्ट दूसरे तीसरे ऑर्गन में जाता रहता है, होता रहता है। ठीक है, अब जो खाना और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के एक पार्ट को तो चाहिए नहीं, है ना। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी नीड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी। सो हमारी बॉडी जो है इसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाती है ताकि फूड और ऑक्सीजन, ठीक है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो फूड और ऑक्सीजन को वन प्लेस से अनदर प्लेस में कैरी करता है। जो केमिकल रिएक्शन है वो कार्बन सोर्स को और ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करती हैं और बाय प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म करती हैं, जो कि बॉडी के लिए यूज़लेस तो नहीं होते और ना ही हार्मफुल हो। अब जो ये वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव तो होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ही जब हम जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं इसको जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, और द बेसिक रूल्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड। ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू होता है एक्सक्रीशन के लिए जो कि डेवलप होता है, which means the transportation system will not be transport waste away from cells to this excretory tissue। अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट करे वेस्ट को सेल से टू द एक्सक्रीटरी टिश्यूज़। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। अब जब हम चलते हैं या कोई बाइसिकल को राइड करते हैं उसके लिए एनर्जी ज़रूर लगती है, जबकि हम अगर कुछ भी नहीं कर रहे खाली बैठे तभी भी एनर्जी जो है वो एक स्टेट ऑफ ऑर्डर में हमारी बॉडी को चाहिए। अब ये एनर्जी जो है हमें आउटसाइड मटेरियल से मिलती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और भी सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते कैसे? वो जो है खाना लेने का प्रोसेस वो डिफरेंट वेज़ में होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल जो है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं जिनमें ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आता है। अदर ऑर्गेनिज्म यूज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोक डाउन होते हैं सिंपलर वन में और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। दस टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म जो है वो बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एंजाइम्स। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये देखो इसमें आपका दिया पैराग्राफ के फॉर्म में, मैं आपको ये टेबल और चार्ट की फॉर्म में करवाता हूँ हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स, ताकि आपको और अच्छे से
क्लियर हो जाए। तो कार्बन और एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए, जो कि फुलफ़िल होती है फोटोसिंथेसिस से। अब ये प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो सब्सटेंसेस लेते हैं आउटसाइड से और उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो ये मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, CO2 एंड वाटर की फॉर्म में, विच इज़ कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, 2 मिनट में आपके यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, CO2 एंड वाटर होता है एंड कन्वर्ट हो जाता है वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इमीडिएटली यूज़ नहीं होता, ठीक है, और उसको स्टोर कर लिया जाता है स्टार्च की फॉर्म में, जो कि सर्व करता है इंटरनल एनर्जी रिजर्व प्लांट के। ठीक है, अब समवेयर सिचुएशन इज सीन इन अस, हमें सीन की जाती है कि सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो रिएक्शन है इसको भी एक बार देख लो। ठीक है, ये बैलेंस भी किया हुआ उन्होंने। ठीक है, 6 12 6 6 लिख के इस तरह से। इसमें ऑक्सीजन और वाटर आपके बाय प्रोडक्ट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या क्या होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो क्लास 9th में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था कि जो स्टोमेटा है वो टाइनी पोर्स होते हैं प्लांट की सरफेस में, लीव्स में। जो मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होता है गैसेस का वो लीव्स में होता है थ्रू इन पोर्स के द्वारा। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए ज़रूरी है। अब ये बात नोट करने वाली है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टेम्स, रूट्स और लीव्स की सरफेस में भी होता है, पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोमेटा के प्रोसेस में लॉस्ट हो जाता है। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये है आपका क्लोज्ड पोर एंड ये है आपका ओपन पोर। अब जब क्या होता है आपके गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका जो स्टोमेटा पोर है वो ओपन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। एंड जब वो श्रिंक हो जाता है तब आपका पोर क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, और इन्हीं प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज़। अभी एक्टिविटीज़ भी हम डिस्कस करते हैं पहले। सो एक्टिविटी 5.1 है, इसमें आपने पॉटेड प्लांट लेना है विद वेरीजाइटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट। अब आपने इस प्लांट को डार्क रूम में रखना है, ठीक है, ताकि सारी स्टार्च जो है वो यूज़ हो जाए। अब प्लांट को आपने सनलाइट में रखना है 6 आवर्स के लिए। अब आपने प्लांट से एक लीफ को प्लग करना है और उसके जो ग्रीन एरियाज है उसको मार्क करना है। अब आपने लीफ को डिप करना है एक बॉइलिंग वाटर में। आफ्टर दिस आपने उसको बीकर में इमर्स करना है जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आपने जो बीकर को है एक वाटर बाथ, ठीक है, एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू, उसको हीट करना ताकि जो अल्कोहल बॉयल हो जाए। अब लीफ के कलर में क्या हैपन हुआ होगा, now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes, take out the leaf। आपने लीफ को लेना है और जो आयोडीन सोल्यूशन है उससे साफ़ कर देना। आपने कलर को ऑब्ज़र्व करना है लीफ के और इन दोनों को कंपेयर करना है।
अब आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के बारे में क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? ठीक है, और इस एक्टिविटी में आपने 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं और सेम साइज़ के, उसको डार्क रूम में रखना है 3 डेज़ के लिए। आपने दोनों प्लांट्स को सेपरेट ग्लास प्लेट्स की मदद से उसको कवर करना है। अब आपने एक वॉच ग्लास लेनी है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए और उसको प्लांट के आपने साइड में रख देना। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा CO2 को। अब आपने दोनों प्लांट्स को कवर करना है डिफरेंट बेल जार्स में। आपने वैसलीन को यूज़ करना है बॉटम ऑफ द जार को सील करने के लिए ताकि वो एयर टाइट रहे। अब आपने प्लांट को रखना है सनलाइट में 2 घंटे के लिए। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट और चेक करनी है आपने स्टार्च की प्रेजेंस। ठीक है, so far we have talked about the autotrophs meet their energy requirement but they also need raw material for body. अब जो वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में वो सॉइल में होता है बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह है वो सॉइल में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट विच इज़ यूज्ड in the synthesis of protein and other compound. This is taken up in the presence form of inorganic or nitrate, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. ठीक है, वही बात कि जो नाइट्रोजन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और ये लिया जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट की फॉर्म में या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के द्वारा प्रिपेयर होते हैं। अब नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।